टॉपिक लेकर आए हैं ल्यूकेमिया के ऊपर। ल्यूकेमिया एक प्रकार के रक्त कैंसर है जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो में देखेंगे ल्यूकेमिया के बारे में। सबसे पहले जानते हैं ल्यूकेमिया होता क्या है। देखिए, आपको मैं पहले बता दिया हूँ, कैंसर क्या है, एक एबनॉर्मल सेल है, एक असमान कोशिका है जो नॉर्मल से अलग होता है, जो काफ़ी तेज़ी से वृद्धि करता है, विभाजन करता है और वो अपरिपक्व कोशिका के रूप में होता है, जो एक गुच्छा टाइप से बना लेता है, जो ट्यूमर का निर्माण करता है। समझ गए ना। तो जिस भी ऑर्गेन में होगा वहाँ पे सेम सिचुएशन क्रिएट करता है वो सेल, और वो कैंसर का रूप ले लेता है। ठीक है ना। तो चूँकि ब्लड भी आपका क्या है, ब्लड में भी सेल है। ठीक है ना। ब्लड जो है, ब्लड में भी सेल होता है, कोशिका होता है, तो ब्लड में भी जो है प्रक्रिया संभव है। तो अगर ब्लड में होता है तो रक्त कैंसर ल्यूकेमिया बोलते हैं। ठीक है। देखिए, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है। ठीक है ना। यह एक प्रकार का ब्लड कैंसर है जो शरीर की रक्त निर्माण प्रणाली, ब्लड फॉर्मेटिंग टिश्यू को प्रभावित करता है। और ब्लड फॉर्मेटिंग टिश्यू कौन है? खासकर बोन मैरो और रक्त में बनने वाले श्वेत रक्त कोशिकाओं को यह प्रभावित करता है। ठीक है। तो सबसे पहले ल्यूकेमिया जो होता है तो यह प्रभावित किसको करता है? बोन मैरो को, क्योंकि यही बोन मैरो तो ब्लड को निर्माण करता है, ब्लड फॉर्मेटिंग है। ठीक है, ब्लड को निर्माण करता है। तो सबसे पहले ब्लड कैंसर इस अस्थि मज्जा को क्या करता है? प्रभावित करता है। और ये जो चीज़ें होता है ब्लड कैंसर, यह ब्लड में बनने वाली जो WBC कोशिकाएँ हैं, इसमें जो है आपके ल्यूकेमिया होता है। ठीक है। ल्यूकेमिया बना कहाँ से है? तो ल्यूकेमिया बना है ल्यूकोसाइट से। ठीक है, ल्यूकोसाइट WBC को बोलते हैं, पता है आपको, और उसी ल्यूकोसाइट से ल्यूकेमिया बना है। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ गए होंगे कि यह जो होता है ब्लड में, WBC में असमान कोशिकाओं का विभाजन और वृद्धि होता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर बोलते हैं, रक्त कोशिकाएं बोलते हैं। समझ गए ना। इसी में नीचे आते हैं तो थोड़ा सा और दिया है, इसमें असमान और अविकसित श्वेत रक्त कोशिकाओं का अत्यधिक उत्पादन होता है, जो समान कोशिकाओं को प्रभावित करता है और संक्रमण से लड़ने की क्षमता कम कर देता है। यानी ये जो होता है ल्यूकेमिया, तो ल्यूकेमिया ब्लड में WBC को प्रभावित करता है। तो जो WBC जो श्वेत रक्त कोशिका है, इसका अत्यधिक उत्पादन होने लगता है। अब जाहिर सी बात है, आपको पता है कि कैंसर जिस भी ऑर्गेन में होता है वहाँ का सेल में बहुत ज़्यादा वृद्धि करने लगता है, और वो वृद्धि असमान रूप से होता है। यही रीज़न है कि वो सब मिलकर एक कैंसर सेल बना देता है। तो उसी प्रकार से श्वेत रक्त कोशिकाओं में अत्यधिक उत्पादन होने लगता है। ठीक है, जो समान कोशिकाओं को प्रभावित करने लगता है। और WBC का काम है संक्रमण से लड़ना, इम्यूनिटी को बनाए रखना, जो कैंसर होने के बाद ये क्षमता कम हो जाता है। बात समझ रहे ना। तो यही आपका जो है ल्यूकेमिया होता है। अब ल्यूकेमिया के बहुत सारे प्रकार हैं, उसमें कुछ प्रमुख प्रकार है जो हम लोग देखेंगे। प्रकार AL होता है, ALL का मतलब होता है एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। ठीक है, याद रखिएगा। L फॉर तो ल्यूकेमिया होगा ही, L फॉर लिम्फोसाइटिक होगा और एक्यूट होगा। यह कहाँ पे? यह आपको जो लिम्फोसाइटिक होता है, यह लिम्फ को जो है प्रभावित करता है। ठीक है ना। बच्चों में सबसे आम होता है ये जो एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया है, यह बच्चों में सबसे आम होता है। ओके, आगे प्रकार है AML, जिसे एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया बोलते हैं। ठीक है ना, एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया बोलते हैं। यह वयस्कों में अधिक होता है। लिम्फोसाइटिक अगर रहेगा तो बच्चों में, और माइलोइड रहेगा तो वयस्कों में अधिक। ठीक है, बाकी एक्यूट ल्यूकेमिया ऊपर नीचे तो दोनों में इक्वल है। ठीक है। तीसरा है CLL का मतलब होता है क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, जो बुजुर्गों में आम होता है। ठीक है, बुजुर्गों में आम होता है। और यहाँ पे है CML, क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकेमिया। यह धीरे धीरे जो है बढ़ता है, काफ़ी डेंजरस होता है। समझ गए ना। तो देखिए, जो मैंने आपको बताया, बेसिकली आपको दो चीज़ याद रखना है प्रकार में। पहला याद रखना है ALL का मतलब होता है एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, और एक है आपका AML, एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया। और जब एक्यूट वाला आप लिख दिए तो ठीक इन दोनों का क्रॉनिक रूप भी होता है, जो यहाँ पे नीचे दिए गए हैं क्रॉनिक वाला। ठीक है। तो अगर आप दो याद कर लेते हैं तो चारों याद हो जाएगा, लिम्फोसाइटिक और माइलोइड। एक्यूट है एक्यूट, और ल्यूकेमिया है ल्यूकेमिया। एक्यूट है एक्यूट, ल्यूकेमिया है ल्यूकेमिया। ठीक है। लिम्फोसाइटिक बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, लिम्फ को, और माइलोइड है जो वयस्कों में अधिक पाया जाता है। समझ गए। जो क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक है, बच्चा के उल्टा बुजुर्ग होता है, तो ये बुजुर्ग में पाया जाता है। माइलोइड है तो वयस्कों में होता है, जो धीरे धीरे बढ़ता है और वयस्कों को प्रभावित करता है। तो ये जो है चार आप याद रखिएगा। ठीक है, इन सब का शॉर्ट दिया गया है। ठीक है ना, ALL, AML, CLL, CML। ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ओके, अब यहाँ पे जो दिया गया है, किसी भी चीज़ का रीजन होता है, कारण होता है, एटियोलॉजी होता है। तो देखिए, एटियोलॉजी हम लोग देखेंगे, कारण देखेंगे।
तो इधर मुख्य कारण है और इधर विवरण है, समझ गए। तो देखिए मुख्य कारण में जो जो कारण दिया गया है और उसका विवरण दिया गया है। कारण को समझिए। पहला होता है आनुवांशिक फैक्टर, आनुवांशिक कारक, जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर का मतलब होता है कि जैसे डाउन सिंड्रोम जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो यह जो है आपको आनुवांशिक कारण, बहुत सारे आनुवांशिक कारण भी होता है। तो आनुवांशिक कारण में जैसे आपका डाउन सिंड्रोम भी एक जो है समस्या है, जो आनुवांशिक रोग ही है, जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर। तो आपको ये सब होता है। रेडिएशन, रेडिएशन भी कारण बनता है। विकिरण का अत्यधिक संपर्क, मान गए रेडिएशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता हो उस एरिया में बहुत रहते हैं, जैसे एक्सरे एरिया, ठीक है ना, MRI के एरिया, इन सब में बहुत ज़्यादा रेडिएशन होता है और वहाँ पे अगर हमेशा रहते हैं तो ब्लड कैंसर का खतरा उत्पन्न होता है, समझ गए ना। आगे है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी पूर्व कैंसर इलाज के दुष्प्रभाव, ठीक है ना, कारण होता है कीमोथेरेपी। मुख्य कारण कीमोथेरेपी भी होता है। अगर मान गए पहले कोई कैंसर, अन्य कैंसर हुआ है, ठीक है, और उसमें जो है आपको कीमोथेरेपी चला, तो कीमोथेरेपी का साइड इफ़ेक्ट एक ये भी होता है कि वह ब्लड को भी कैंसर युक्त बना सकता है। तो कीमोथेरेपी का दुष्प्रभाव यही होता है कि उसे ब्लड कैंसर होने का खतरा रहता है, ठीक है। कुछ वायरल संक्रमण भी कारण बनते हैं, जैसे HTLV-1 वायरस, HTLV-1 वायरस, ठीक है। कुछ रसायन जैसे बेंजीन जैसे केमिकल का संपर्क में आना, धूम्रपान, ठीक है, धूम्रपान विशेषकर AML के जोखिम को बढ़ाता है। अभी पढ़ा है ना, एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया, यह धूम्रपान जो है विशेष AML को जोखिम को बढ़ाता है। तो ये सब बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है ना। कारण में कोई एक चीज़ नहीं होता है। आनुवांशिक कारण, रेडिएशन कारण, कीमोथेरेपी, वायरल संक्रमण, रसायन, ठीक है, धूम्रपान, बहुत सारी चीज़ होता है। इनएक्टिव, असक्रिय जीवन लाइफ, समझ गए ना, इनएक्टिव लाइफ स्टाइल, बहुत सारे कारण बन सकते हैं। जो कारण आपको अच्छे से दर्शाना है, सब में 2-2, 3-3 पॉइंट जो है आपको लिख देना है कि हाँ इसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है, कैसे होता है, ठीक है ना, जो विवरण यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, अब यहाँ पे चूँकि साइन एंड सिम्टम्स है, लक्षण है, तो लक्षण को तो देखना जरूरी है। देखिए लक्षण, जब ब्लड कैंसर होता है तो कुछ नॉर्मल लक्षण और कुछ विशेष लक्षण है, ठीक है, देख लीजिए, दोनों लिख दीजिएगा। बार बार बुखार आना, लगातार संक्रमण रहना, ठीक है, ब्लीडिंग होना, चोट के निशान होना, समझ गए। एनीमिया के लक्षण हो सकते हैं, लसिका ग्रंथियों में सूजन हो सकता है, ठीक है, और सांस फूलना। तो ये सब जो है कुछ नॉर्मल लक्षण है। मैं बात करूँ यहाँ पे विशेष लक्षण का, तो विशेष लक्षण में थकान, कमजोरी, वजन कम होना, रात में पसीना आना, हड्डियों या जोड़ों में दर्द होना, लीवर और एस्प्लीन में सूजन होना, त्वचा पीली होना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सब जो है आपको कुछ जो है समान लक्षण और विशेष लक्षण है, सबको मिला के आप लिख दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बार बार बुखार, लगातार संक्रमण। अब सोचिए किसी को ब्लड में कैंसर है, ब्लड प्रभावित है, तो ऑटोमेटिक है उसमें बुखार, संक्रमण, चोट लगेगा, रक्त स्राव की निशान होगा, एनीमिया होगा, रात में पसीना, वजन कम, शरीर पीलापन, थकान, हड्डियों में जोड़ों में दर्द, लसिका ग्रंथि में सूजन, सांस फूलने लगेगा। तो बहुत सारे समस्या ब्लड में समस्या होने के साथ उत्पन्न हो जाता है। तो ये सब लक्षण है, आप लोग इसको देखिएगा, ठीक है। आगे है, अब इसका निदान कैसे किया जाएगा। मान के किसी को अगर ल्यूकोमिया होता है तो उसका डायग्नोसिस कौन कौन सा संभव है। तो डायग्नोसिस में पहला होगा आपका CBC, ठीक है, CBC ब्लड टेस्ट होगा, जिसमें पता चलेगा कि भाई ब्लड का लेवल क्या है बॉडी में, ठीक है। WBC कितना है, 4 से 11,000 होना चाहिए, तो क्या इतना के बीच में है या नहीं है। कैंसर में बेसिकली WBC की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इन बातों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर होता है, PBS होता है। असामान्य कोशिकाओं की पहचान करने के लिए पेरिफेरल टेस्ट किया जाता है, समझ गए। बोन मैरो का बायोप्सी किया जाता है, जो यह एक निर्णायक परीक्षण होता है, मेन परीक्षण, मेन जांच होता है बोन मैरो का बायोप्सी। इम्यूनोफेनोटाइपिंग होता है, कोशिकाओं के प्रकार जानने के लिए इम्यूनोफेनोटाइपिंग टेस्ट किया जाता है। साइटोजेनिक एनालिसिस किया जाता है, जो गुणसूत्रों की जांच करती है, ठीक है ना। जो कोशिका का एनालिसिस किया जाता है साइटोजेनेटिक एनालिसिस, जिसमें कोशिका के जो जीन होता है उसका एनालिसिस किया जाता है। लंबर पंक्चर किया जाता है CNS में प्रसार की जाँच के लिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कैंसर बढ़ा है उसके जांच के लिए लंबर पंक्चर करके उसमें CSF फ्लूइड निकाल कर उसका जांच किया जाता है। तो ये सब निदान है, ठीक है ना, सारा निदान किया जाता है, चाहे वो CBC हो, चाहे पेरिफेरल ब्लड स्मीयर का टेस्ट हो, या फिर बोन मैरो बायोप्सी हो, या इम्यूनोफेनोटाइपिंग हो, साइटोजेनेटिक एनालिसिस हो, लंबर पंक्चर हो, ये सब के सब किया जाता है, समझ रहे हैं बात को। तो ये तो हो गया अपना निदान, ठीक है, निदान देख लीजिए ध्यान से क्या क्या होता है। अब आता है कोई भी भाई समस्या है तो उसका जो है आपका उपचार, निदान के बाद उपचार ही होता है, ट्रीटमेंट ही होता है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में क्या क्या पॉसिबल है, तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ा रखा हूँ कि कैंसर में इम्यूनोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, सर्जरी, बोन मैरो का ट्रांसप्लांट, तो ये सब चीज़ें पॉसिबल है जो हो सकता है। तो देखिए उपचार में पहला कीमोथेरेपी है, जिसमें यह प्रमुख उपचार है और ये दवाई से चलता है, ठीक है, कीमोथेरेपी।
रेडिएशन थेरेपी है जो कुछ मामलों में उपयोगी होता है। इसमें रेडिएशन जो है, रेडिएशन से उपचार किया जाता है, विकिरण से। बोन मैरो का ट्रांसप्लांट है जिसमें बोन मैरो या स्टेम सेल का ट्रांसप्लांट किया जाता है। यह गंभीर मामलों में किया जाता है जब पूर्ण तरीक़ा से मरीज को ब्लड कैंसर जकड़ चुका है तो वहाँ पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है। जहाँ पे ब्लड बनता है बोन मैरो उसको ही लगाया जाता है, ठीक है ना। टारगेट थेरेपी किया जाता है, कुछ विशेष दवाओं से कैंसर कोशिकाओं को निशाना बनाया जाता है जिसे टारगेट थेरेपी बोलते हैं। बायोलॉजिकल थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी रोग प्रतिरोधक प्रणाली को मजबूत करने के लिए, क्योंकि WBC में कैंसर हुआ है तो कमज़ोर हो गया है, तो बॉडी में संक्रमण आसानी से प्रवेश कर सकता है, तो संक्रमण दूसरा ना हो, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत हो, इसके लिए इम्यूनोथेरेपी दिया जाता है, ठीक है। एक होता है अपन सपोर्टिव थेरेपी, कुछ अलग से सपोर्टिव थेरेपी दिया जाता है, जैसे एनीमिया के लिए दवाई वगैरह चलता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ठीक है। संक्रमण से बचाव के लिए काम करते हैं, ब्लीडिंग को नियंत्रण करने के लिए करते हैं क्योंकि हो सकता है इसमें ब्लीडिंग हो। और सबसे महत्वपूर्ण होता है जब तक बोन मैरो का ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है, तब तक ये चीज़ें नहीं हुआ है, तो उसमें जो है आपको क्या किया जाता है, BT ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ब्लडिंग भी होता है और ब्लड की संख्या कमने लगता है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ता है, समझ रहे बात को। तो ये जो है आपका बहुत सारे सपोर्टिव थेरेपी है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। मेन थेरेपी यही है, बोन मैरो का ट्रांसप्लांट। मामला गंभीर हो तो बोन मैरो का ट्रांसप्लांट ही एक ऐसा ऑप्शन है जो ब्लड कैंसर के मरीजों को बचा सकता है, ठीक है ना। बाकी इसमें कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, ये सब थेरेपी है, लेकिन ये सब उतना टारगेट नहीं होगा जितना बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट काफ़ी ज़्यादा महंगा है, ये बात समझ लीजिए, ठीक है। अब आप सबको पता है कि नर्सिंग में मैनेजमेंट होता है, कारण देख लिए, लक्षण देख लिए, निदान देख लिए, उपचार देख लिए, तो अब आपका लास्ट में आता है प्रबंध। प्रबंध में नर्सिंग प्रबंध होता है, तो नर्सिंग प्रबंध जो होता है, तो भाई नर्सिंग प्रबंध कैसे करेंगे, तो आप लोगों को पता है कि पहला जो नर्सिंग प्रबंध होता है वो 5 स्टेप के अंदर ही प्रबंध होता है। पहला मूल्यांकन, दूसरा निदान, तीसरा प्लानिंग, चौथा इम्प्लीमेशन एंड पांचवा इवैल्यूएशन। ये 5 पॉइंट नर्सिंग स्टेप्स का जो है, उसी 5 पॉइंट में ही जो है आपको नर्सिंग देखभाल पूरा का पूरा आ जाता है। जैसे हम लोग ब्लड कैंसर के लिए मैनेजमेंट कर रहे हैं एज ए नर्स, तो पहला में मूल्यांकन। अब नर्सिंग मूल्यांकन में आप क्या क्या करेंगे, मूल्यांकन बेसिकली आकलन होता है, तो आकलन में रोगी की लक्षणों को निगरानी करेंगे, मानसिक स्थिति और थकावट की जांच करेंगे, रक्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन करेंगे। तो यहाँ पे सारे चीज़ को आकलन करते हैं, चाहे वो लक्षण हो, चाहे स्थिति हो, चाहे रिपोर्ट हो, इन सब का हम लोग आकलन करते हैं, ठीक है। देखते हैं कि मरीज के अंदर क्या है। उसके बाद आता है नर्सिंग निदान। दूसरा स्टेप नर्सिंग निदान का होता है, डायग्नोसिस का। अब नर्सिंग निदान में क्या क्या चीज़ का हम निदान करते हैं, तो इन्फेक्शन का खतरा, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण पहचानते हैं। नर्सिंग निदान में चीज़ों को पहचानते हैं, तय करते हैं, ठीक है। ब्लीडिंग का खतरा, प्लेटलेट की कमी होने से, थकान से संबंधित गतिविधियों में असमर्थता, पोषण की कमी, चिंता और डर से संबंधित मनोवैज्ञानिक समस्या, तो ये सब समस्या को पहचानते हैं नर्सिंग निदान में। और हम लोग नेक्स्ट इन सब समस्याओं को पहचान कर तीसरा स्टेप में प्लानिंग करते हैं, नियोजन तैयार करते हैं, योजना बनाते हैं देखने के लिए। तो एक नर्स है और ब्लड कैंसर के मरीज़ है, तो उसके लिए क्या क्या सुनिश्चित करेगी, पोषण की कमी, पोषण का तो सुनिश्चित करेगी ही करेगी, इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ा है तो उसको भी पहचानेगी, ब्लीडिंग का भी खतरा होता है ब्लड कैंसर में तो उसको भी पहचानेगी, ठीक है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा थकता है, ब्लीडिंग कम होगा तो बॉडी थकेगा ही, तो उसका मैनेजमेंट, ठीक है। अब व्यक्ति ब्लड कैंसर के नाम सुनते ही बहुत ज़्यादा डर जाता है, इमोशनली कमज़ोर हो जाता है, तो उनको सपोर्ट करना, तो इन सब चीज़ों को पहचानते हैं कि क्या क्या समस्या है मरीज के अंदर। नर्सिंग निदान के अंदर हम उसको तय करते हैं कि कौन कौन सी समस्या है, किसको हमको प्राथमिकता देना है, ठीक है ना। तो नर्सिंग निदान में जो भी ब्लड कैंसर में चीज़ें होगा हम उसको लिख देंगे कि ये चीज़ें को हमको देख रेख करना है, ठीक है। अब आता है हम सीधा नर्सिंग इंटरवेंशन में चलते हैं, नर्सिंग क्रियाएँ में चलते हैं। जो चीज़ हम तय कर चुके हैं निदान में, उस पर हम लोग अब हस्तक्षेप करना शुरू करेंगे। तो जैसे संक्रमण के बचाव के लिए हम मरीज को स्वच्छता अपनाएंगे, ठीक है, उसे एंटीबायोटिक देंगे, समझ रहे ना। आवश्यकता अनुसार रक्त या प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करेंगे। अगर ब्लड में कमी होगा, प्लेटलेट की कमी होगा, तो जो भी चीज़ की कमी होगी हम उसे ट्रांसफ्यूज करेंगे। उच्च प्रोटीन और पौष्टिक आहार देंगे, क्योंकि आहार पोषण की कमी हो जाता है इस समय मरीज के अंदर। मनोवैज्ञानिक सहयोग देंगे मरीज को, ताकि मरीज जो है इमोशनली वीक ना हो, क्योंकि इमोशनली वीक होने से भी व्यक्ति जो है बीमारी से नहीं लड़ पाता है।
आराम और विश्राम के लिए उचित वातावरण दें, मरीज को इंटरटेनमेंट का साधन दें ताकि उसका जो डाइवर्जन है दिमाग का वो अलग हो सके। दवाओं के साइड इफ़ेक्ट की निगरानी रखें, क्योंकि बहुत सारे केमिकल वाला दवाई चलता है कैंसर में, तो साइड इफ़ेक्ट होने का भी चांसेस ज़्यादा होता है, तो उस पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये नर्सिंग इंटरवेंशन हो गया। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे चीज़ों को। देखिए, मैं यहाँ पे 5-6 पॉइंट 7 पॉइंट आपको बताता हूँ, लेकिन अभी तक आप जो ब्लड कैंसर के बारे में जाने हैं, जितना समझे हैं, क्या होता है, किस कारण से होता है, इसको कैसे रोक सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो उन सब के बेस पर आप नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग मैनेजमेंट आप अपने मन से जितना हो सके आप लिख सकते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होता है, आप मरीज को प्रबंध कर रहे हैं, हर एक चीज़ पर निगरानी करेंगे, हर एक चीज़ के बारे में आप मरीज को बेहतर प्रयास करेंगे सपोर्ट करने का, वो सब प्रबंध ही हो जाएगा। तो आप, मैंने 5-7 पॉइंट लिखा, लेकिन जितना मैंने पढ़ा दिया आप उससे 17 पॉइंट बना सकते हैं, 17 पॉइंट में लिख सकते हैं। आपके अंदर चीज़ें क्रिएट करने की कला भी होनी चाहिए। सिर्फ पढ़ते चले और पता चले आप कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, कुछ क्रिएट ही नहीं कर रहे हैं, तो गलत है। नर्सिंग मैनेजमेंट बेसिकली नर्स के द्वारा किया गया मैनेजमेंट होता है, जिसमें मरीज के लिए होता है। तो नर्स मरीज के लिए क्या क्या करे कि वो सारा चीज़ को लिख देंगे अकॉर्डिंग टू कारण, लक्षण और बीमारी। बात समझ रहे हैं ना। चलिए, अब यहाँ पे जो मैं बता दूँ कि जो ल्यूकोमिया है, ब्लड कैंसर है, इसका जटिलता भी होगा। जटिलता क्या होगा, तो इससे गंभीर संक्रमण हो सकता है बॉडी में, अत्यधिक रक्तस्राव की स्थिति से भी जटिलता उत्पन्न हो सकता है, और मल्टी ऑर्गेन फेलुअर यानी एक से अधिक अंग जो है काम करना बंद कर सकता है। एनीमिया हो सकता है, मरीज में लास्ट में मौत भी हो सकता है। तो इसमें जटिलता होना लाजमी है, क्योंकि ब्लड में अगर मान गए ब्लड में अगर कैंसर है तो ऑटोमेटिक है वो आपके पूरे ब्लड को जो है कैंसर वाला बना देगा। समझ गए, क्योंकि ब्लड तो हमारा अस्थाई है नहीं ना, वो तो भाई ब्लड रनिंग कर रहा है, बॉडी में मूवमेंट कर रहा है, तो वो तो भाई पूरे ब्लड में ही कैंसर हो सकता है। तो सबसे बड़ा जटिलता होता है कि ब्लड कैंसर बहुत तेज़ी के साथ फैलता है, समझ गए ना, क्योंकि उसको रास्ता मिल रहा है, वो एक जगह स्टेबल नहीं होता है, वो सारे ब्लड में मिल जाता है। और उसका जटिलता ये भी होता है कि मल्टीपल ऑर्गेन फेल कर जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड हर एक ऑर्गेन के पास जाता है, तो जो भी ब्लड के पास कैंसर वाला ब्लड है वो सब ऑर्गेन को भी देगा, तो वैसे में ऑर्गेन को भी जो है ये अटैक करता है। समझ गए ना। तो जटिलता भी इसका काफ़ी खतरनाक होता है। रही बात कि आप इसे रोकथाम कैसे कर सकते हैं, तो देखिए, कैंसर कोई भी कैंसर हो, उसके रोकथाम के लिए आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं। बस 6 महीना साल भर पर आप हेल्थ चेकअप अपना कराते रहें, ब्लड चेक वगैरह कराते रहें, ठीक है। और कोई भी विकिरण रेडिएशन एरिया हो वहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं टिके, रसायन के संपर्क में ज़्यादा नहीं आए, धूम्रपान पर आप परहेज करें, जीवन शैली में अपना बदलाव करें, आहार अच्छा लें, ठीक है, समय समय पर हेल्थ चेकअप कराएं। बस यही रोकथाम का तरीका है, बाकी और कोई असरदार तरीका है नहीं। किस्मत होता है, ये सब किस्मत होता है, यहीं पे किस्मत होता है, ठीक है ना। बहुत ऐसे जगह है जहाँ पे साइंस आके फेल कर जाता है, ठीक है। अब देखिए, साइंस को तो अपना मनाना है, तो वो तो भाई कोई ना कोई रीज़न ढूंढ के दे ही देगा कि हाँ इस रीज़न से हुआ है। लेकिन लॉजिकली ये जो रीज़न यहाँ पे दिया गया है, ऐसी बात नहीं है कि ये सब रीज़न से ही, बहुत सारे व्यक्ति तो एकदम नॉर्मल जीवन में जीता है फिर भी उसको हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है, ये सीधा मतलब है कि जिसके किस्मत में जो होना है वो होकर रहेगा, सीधी बात है। चाहे आप जितना भी सिंपल साधारण रह ले, अगर किसी को होगा तो होकर ही रहेगा, ये सबसे बड़ा फैक्ट है। और इसी चीज़ को साइंस आज तक मानता नहीं है, ठीक है ना। साइंस कहता नहीं, मैं जो एक्सपेरिमेंट करूँगा वही सत्य होगा। अब सबको अपना अपना क्षेत्र में नंबर 1 बन के रहना है, तो साइंस भी कहता है कि मैं नंबर 1 हूँ, तो लक कहता है कि मैं नंबर 1 हूँ। लेकिन लास्ट में व्यक्ति अपने लक भाग का ही जो है अफसोस करता है। तो वही बात होता है, थोड़ा बहुत लक भी सपोर्ट करता है, ठीक है ना। अगर ये समस्या होता तो आजकल बहुत सारे लोग जो है इन सब चीज़ों के चपेट में है, सबको हो जाता। बात समझ रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं लक भी डिपेंड करता है। अब ये सब ऐसा समस्या है ना, ब्लड कैंसर हो, कोई भी कैंसर हो, ये ऐसा समस्या है कि आदमी को आर्थिक रूप से बर्बाद कर देता है, ठीक है। शरीर को तो बर्बाद कर ही देता है, आदमी को तो ले ही जाता है, लेकिन यह जो है बर्बाद आर्थिक रूप से भी कर देता है। जो व्यक्ति जाता है तो जाता ही है, अपने साथ वो घर का रौनक भी ले जाता है। हकीकत यही होता है कैंसर का, ठीक है ना। क्योंकि बहुत ख़तरनाक है ये, इतना ख़तरनाक है कि व्यक्ति को बर्बाद करने के साथ साथ घर को भी बर्बाद कर देता है फाइनेंशियली, समझ गए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति को अगर ये चीज़ें हो जाता है तो घर वाला तो उसको ऐसे छोड़ेगा नहीं, जब तक जिंदा है तब तक प्रयास करता ही रहता है, और उस प्रयास के चक्कर में बर्बाद हो जाता है। इतना महंगा इसका ट्रीटमेंट वगैरह है, हर चीज़ है, ये बर्बाद हो जाता है आदमी। बात समझ गए ना। प्रश्न है हमारे सामने में, कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर CHF या इसी को CCF कंजेस्टिव कार्डियक फेलुअर भी कहते हैं, समझ गए ना। देखिए, हृदयघात होना, समझ गए ना, हृदयघात होना या कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर जो है, या हार्ट फेलुअर के जो है कारण प्रकार लक्षण लिखे, इसके जो है उपचार एवं नर्सिंग देखभाल लिखे। देखिए, CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर, समझ गए ना,
या इसी को दूसरा नाम से हम लोग क्या जानते हैं, CCF से जानते हैं, कंजेस्टिव कार्डियक फेलुअर। एक होता है CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर, एक होता है CCF कंजेस्टिव कार्डियक फेलुअर। समझ गए ना। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा। अब चलिए इसको जो है हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले जानिए कि कंजेस्टिव कार्डियक फेलुअर या कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर होता क्या है। ठीक है, देख लीजिए। यह एक असामान्य स्थिति है। यह क्या है, अब एबनॉर्मल कंडीशन होता है जिसमें जो हृदय होता है वो पर्याप्त मात्रा में शरीर को रक्त आपूर्ति ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है। इससे अन्य कई नाम से भी जाना जाता है। देखिए CCF या फिर CHF जो होता है, यह जो होता है जैसे किसी को अगर ए कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर होता है ना, तो उसमें होता यह है कि हार्ट जो होता है काम करना बंद कर देता है। अब जैसे ही हार्ट काम करना बंद करेगा तो शरीर को ब्लड नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्लड को पंप शरीर की ओर कौन करता है, हृदय ही करता है ना। तो जैसे ही हृदय जो है आपका फेल हो जाएगा, फेलुअर हो जाएगा, उसमें कंजेस्टन हो जाएगा उस हृदय में, तो उस कंडीशन में जो ब्लड है वह शरीर की ओर शरीर को नहीं मिल पाएगा, ब्लड सप्लाई रुक जाएगा। और ये जो कंडीशन होता है इसी को हम लोग हृदय घात कहते हैं, या इसी को कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर या इसी को कंजेस्टिव कार्डियक फेलुअर कहते हैं। समझ गए ना चीज़ को। तो यही याद रखिएगा कि यह एक असामान्य स्थिति है जिसमें हृदय जो होता है पर्याप्त मात्रा में शरीर को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है। इससे अन्य कई नाम से भी जानते हैं। समझ गए ना। ये जो CCF या फिर इसी को CHF बोलते हैं, इसको अन्य कई नाम से भी जानते हैं। समझ गए ना। कौन कौन नाम है चलिए जो है हम लोग देख लेते हैं। सामने है तो एक तो जानते ही है CCF कंजेस्टिव कार्डियक फेलुअर, एक तो जान ही गए। हार्ट फेलुअर तो आपको पता ही है। इसके बाद है ए वेंट्रिकुलर फेलुअर होता है। मतलब ये जो CCF होता है ना, तो इसमें आपके दोनों जो आपका क्या बोलते हैं वेंट्रिकुलर होता है, ऊपर में आर्ट्रिया होता है, नीचे में वेंट्रिकल होता है। ठीक है ना। यह जो है आपका राइट और लेफ्ट आर्ट्रिया, यह लेफ्ट वेंट्रिकल और इधर राइट वेंट्रिकल। समझ गए ना। तो इस चीज़ को जो है आपको क्या होता है ध्यान में रखना पड़ता है। समझ गए। तो ये जो नीचे वाला जो ऊपर वाला क्या होता है आर्ट्रियल होता है, नीचे वाला ये आपका क्या होता है वेंट्रिकुलर होता है। तो ये वेंट्रिकुलर क्या होता है, दोनों फेल हो जाता है। समझ गए ना। राइट और लेफ्ट दोनों वेंट्रिकुलर इस कंडीशन में CCF में फेल होता है। अब चूंकि जानते हैं कि जैसे ये आपका हृदय है समझ गए। तो हृदय में 4 चैम्बर होता है। समझ गए। ब्लड इधर अशुद्ध ब्लड आता है बॉडी से, यहाँ पे अशुद्ध ब्लड। अब ये जो है क्या करता है, एक कपाट खुलता है तो ब्लड यहाँ आता है। समझ गए ना, यहाँ आता है। अब जैसे ही ब्लड यहाँ आया तो ये क्या होता है, ये ब्लड जाता है कहाँ पे, फेफड़ा में जाता है, और फेफड़ा से शुद्ध होकर जो है ब्लड यहाँ आता है। अब यहाँ से ब्लड होता है इसमें आता है, और यहाँ से हृदय की तरफ निकल जाता है। समझ गए। ऐसे ही कुछ होता है इसका मैकेनिज्म। तो इसमें होता यह है कि दोनों जो नीचे वाला वेंट्रिकुलर है ना, यही फेल हो जाता है। CCF में यही दोनों फेल हो जाता है। समझ गए। तो इसी को कार्डियक इनसफिशियंस भी बोलते हैं, इसके बाद हार्ट फेलुअर भी बोलते हैं, और इसको वेंट्रिकुलर फेलुअर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वेंट्रिकुलर ही इसमें फेल हो जाता है। और कंजेस्टिव कार्डियक फेलुअर तो इसको बोलते हैं। तो ये नाम अन्य नाम ये चीज़ है। अगर क्वेश्चन आपका इसमें से किसी के ऊपर पूछ देगा तो घबराइएगा नहीं, सेम आंसर सबका होगा। समझ गए। चलिए तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये जो हार्ट फेलुअर, देखिए सबसे पहले जानिए हार्ट अटैक और हार्ट जो है फेलुअर दोनों में अंतर होता है। तो ये जो कंजेस्टिव CCF देख रहे हैं या फिर CHF, यह जो होता है हार्ट फेलुअर होता है। समझ गए ना। हृदय घात मतलब हार्ट का फेल हो जाना। अब जब हार्ट फेल हो जाएगा तो आपको बॉडी को ब्लड सप्लाई होगा ही नहीं, यही चीज़ है। तो यह मेनली रूप से 2 प्रकार से यह फेल होता है, जैसा कि ऊपर में आप लोग देखे हैं कि इसे वेंट्रिकुलर फेलुअर भी बोला जाता है। तो जो वेंट्रिकुलर 2 होता है, 2 चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होता है ना, उसमें 2 आर्ट्रियल और 2 वेंट्रिकुलर होता है। तो ये जो वेंट्रिकुलर वाला जो होता है, समझ गए ना, जो नीले वाला होता है यह फेल हो जाता है। समझ गए। एक राइट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल। आप लोग को एकदम स्पष्ट हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, पहला हम लोग अब देखते हैं राइट वेंट्रिकुलर के बारे में, और उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे क्या चीज़, लेफ्ट वेंट्रिकुलर के बारे में। देखिए यह हृदय रोग है जिसमें राइट वेंट्रिकुलर द्वारा पल्मोनरी आर्टरी में पर्याप्त रक्त पंप नहीं हो पाता है। समझ गए ना।
जैसे मैं क्या बताऊं, जैसे मैं आपको पहले ही बताया, ये हृदय हो गया आपका, ये क्या है, हृदय है, समझ गए, ये हृदय है। हृदय के 4 चैम्बर होता है। कोई भी ब्लड बॉडी से जो है अशुद्ध ब्लड आता है यहाँ पे राइट आर्ट्रियल में, ठीक है ना। उसके बाद जो है राइट आर्ट्रिया में आया, उसके बाद ये आर्ट्रियल यहाँ पे कपाट होता है खुला, और ये खुलने के बाद यहाँ पे ब्लड आता है, समझ गए ना, यहाँ पे ब्लड आता है। तो ये वेंट्रिकुलर वाला है, नीचे वाला वेंट्रिकुलर होता है जिसको हम लोग निलय बोलते हैं, और ऊपर वाला आलिंद होता है। तो ये जो निलय में आता है, यहाँ इसमें आने के बाद ब्लड जो है फेफड़ा में जाता है, यहाँ से निकल के ब्लड फेफड़ा में जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि अशुद्ध ब्लड जो फेफड़ा में जाता है उसमें आर्ट्रिया वाला होता है, पल्मोनरी आर्टरी। तो ही ये राइट वेंट्रिकुलर से जो ब्लड होता है, ये वेंट्रिकुलर क्या होता है कि ये ब्लड को पंप पल्मोनरी आर्टरी में नहीं कर पाता है, समझ गए ना। पल्मोनरी आर्टरी में जब ब्लड पंप नहीं होगा तो ये फेफड़ा में कैसे जाएगा शुद्ध होने के लिए, फेफड़ा में नहीं जाएगा शुद्ध होने के लिए। जब फेफड़ा में शुद्ध होने के लिए नहीं जाएगा तो फिर शरीर को तो ब्लड चाहिए ही ऑक्सीजन युक्त, अब वो ऑक्सीजन युक्त नहीं मिलेगा तो बॉडी में प्रॉब्लम आएगा, मतलब हार्ट आपका फेल हो रहा है। तो ये चीज़ है, समझ गए ना, कि यह राइट वेंट्रिकुलर कब फेल होता है, जब यह जो है पल्मोनरी आर्टरी को ब्लड पंप नहीं कर पाता है, समझ गए। तो यही जो फेल होता है ये जो है राइट वेंट्रिकुलर फेल होता है। राइट वेंट्रिकुलर के काम क्या होता है कि यहाँ पे अशुद्ध रक्त राइट आर्टरियल में आया शरीर के सभी जगहों से, यहाँ आने के बाद जो है ब्लड इसके बाद इसमें आया, अब इसमें ब्लड आएगा तो यह जो है वेंट्रिकुलर क्या करता है, पल्मोनरी आर्टरी में ट्रांसफ़र करता है शुद्ध होने के लिए, फेफड़ा में भेजता है, जिसको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। तो आप लोग पढ़े हैं ना कि आर्टरी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी रहेगा तो अशुद्ध रक्त होगा। तो यही अशुद्ध रक्त यहाँ से निकल के यहाँ जाता है, समझ गए चीज़ को। चलिए अब इसका कारण देख लीजिए, क्या क्या कारण होता है जिससे राइट वेंट्रिकुलर फेल होता है। फेफड़ों में पानी भरा होना, फेफड़ा में पानी भरेगा तो भाई ब्लड कहाँ से उसमें जाएगा, समझ रहे हैं ना, प्लूरल इफ्यूजन, ओके। पल्मोनरी आर्टरी का सिकुड़ना, अब जो आर्टरी है जिसमें ब्लड पंप करेगा वेंट्रिकुलर, तो यह वेंट्रिकुलर क्या करेगा, यहाँ से जो है ब्लड पंप होगा इस पल्मोनरी आर्टरी में, तो क्या होगा कि यह सिकुड़ा होगा, सामान से अगर सिकुड़ा होगा तो ब्लड जो है आसानी से नहीं जा पाएगा फेफड़ा में, तो ये भी एक कारण होता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, अब पल्मोनरी फेफड़ा में किसी भी प्रकार के एम्बोलिज्म हुआ है तो उसके कारण भी ब्लड नहीं आ पाएगा शुद्ध होने के लिए। वेंट्रिकुलर अर्थेमिया हो गया होगा, समझ गए। उसके बाद मिटुल वाल्व में विकृति, समझ गए ना, वाल्व में विकृति होने से। उसके बाद है रूमेटिक हार्ट डिजीज, RHD, समझ गए ना, रूमेटिक हार्ट डिजीज। उसके बाद है गुर्दा रोग, पेट में पानी भरना, एसाइटिस, समझ गए ना। तो ये सब जो है कारण बनता है क्या चीज़, हार्ट होने का, वेंट्रिकुलर फेल होने का। देख लीजिए क्या क्या कारण होता है, फेफड़ा में पानी भरना, पल्मोनरी आर्टरी का सिकुड़ना, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होना, वेंट्रिकुलर अर्थेमिया, समझ गए ना, रूमेटिक हार्ट डिजीज, वाल्व में विकृति। तो ये सब जो है आपका होता है कारण, चाहे गुर्दा रोग भी हो सकता है, पेट में पानी भरना भी हो सकता है, जिससे आपका हार्ट जो है ब्लड पंप करने में असमर्थ हो जाएगा। तो ये सब जो है आपका हो गया कारण, समझ गए। चलिए लक्षण क्या होता है, देखिए राइट वेंट्रिकुलर फेल होता है तो आप लोग को पता है कि जैसे ही आपके जो है वेंट्रिकुलर फेल होगा, तो चूंकि राइट वेंट्रिकुलर में अशुद्ध रक्त होता है, वह शुद्ध होने के लिए फेफड़ा में भेजना चाहता है, लेकिन वह पंप ही नहीं कर पाता है वेंट्रिकुलर से, समझ गए ना। तो इसमें जो है परेशानी होगा सांस लेने में, चूँकि ब्लड शुद्ध नहीं होगा तो ऑक्सीजन का मात्रा शरीर में घटेगा, तो सांस लेने में परेशानी होगा ही होगा। तो सांस लेने में परेशानी, डिस्पेनिया होगा। पल्मोनरी आर्टरी से आवाज़ आना, पल्मोनरी क्रैकल, मतलब जो पल्मोनरी आर्टरी है वहाँ से आवाज़ आएगा, क्योंकि ब्लड जो है क्या करेगा, जोर लगाएगा पंप करने के लिए, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में सिकुड़न होगा तो उसके कारण भी ब्लड नहीं जा पाएगा पल्मोनरी में, समझ गए ना। तो ये पल्मोनरी आर्टरी से आवाज़ क्रैकल आएगा। पैरों में सूजन, एडिमा हो सकता है। अब जब ब्लड में आपका जो है प्रॉब्लम होगा तो पैर फूलेगा ही फूलेगा, समझ गए ना। शरीर में तरल की अतिरिक्त मात्रा, अब शरीर में जो है आपके तरल की मात्रा अधिक बढ़ने लगेगा, क्योंकि जो अशुद्ध रक्त है वह क्या होगा, फेफड़ा में जाएगा ही नहीं शुद्ध होने के लिए, तो जो भी अवशिष्ट पदार्थ होगा उसमें बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हृदय का आकार बढ़ना, अब चूंकि ब्लड पंप नहीं कर पाएगा तो वहाँ पे आकर जो है स्टोर होते जाएगा, उस कंडीशन में कार्डियोमेगली मतलब हृदय का आकार बढ़ जाएगा, ठीक है ना। मूत्र त्याग कम करना, ओलीगुड़िया हो जाएगा, मूत्र कम होगा, भूख नहीं लगेगा, अत्यधिक बेचैनी हो जाएगा, समझ गए। शरीर में ऑक्सीजन की कमी ही हो जाएगा, नाड़ी दर तेज होने लगेगा, छोटी छोटी तेज सांसें चलने लगेगा। तो ये जो है आपके लक्षण दिखाई देते हैं किसमें, राइट वेंट्रिकुलर फेलुअर में। सांस लेने में परेशानी, पल्मोनरी क्रैकल आना, पैरों में सूजन, समझ गए ना, शरीर में तरल की मात्रा अधिक मात्रा बढ़ जाना, हृदय का आकार बढ़ना, मूत्र त्याग कम हो जाना, भूख न लगना, अत्यधिक बेचैनी होना, शरीर में ऑक्सीजन का कमी होना, नाड़ी दर तेज होना, छोटी छोटी तेज सांसें चलना। हार्ट में जैसे ही प्रॉब्लम होता है ना तो सांस से रिलेटेड, हार्ट बीट
से रिलेटेड, धड़कन से रिलेटेड, ऑक्सीजन से रिलेटेड समस्या व्यक्ति को आता ही आता है। समझ गए? चलिए, अब यहाँ पे हम लोग पहला देख लिए, अब हम लोग दूसरा यहाँ पे देख रहे हैं क्या चीज़, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलुअर। अब चलिए आप इस चीज़ को जान लीजिए। देखिए यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकुलर, यह एक भी असामान्य स्थिति है, समझ गए, जिसमें हृदय में बायां वेंट्रिकल आर्टोरा में रक्त पंप करने में आंशिक या पूर्णतः असफल रहता है। इससे शरीर में परिसंचरण कम हो जाता है। चूँकि आप लोग जानते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर ही कि जैसे ये जो है, ये आप हृदय है, समझ गए, ये हृदय है, समझ गए, ये हृदय है। एक मिनट मान लीजिए, ये आपका क्या है, ये वाला पार्ट कौन है, ऊपर से ब्लड आया शरीर से, इसमें ब्लड आया, ये ब्लड यहाँ भेजा। अब ये क्या करता है, राइट वेंट्रिकुलर, ये फेफड़ा में भेजता है, समझ गए ना, ब्लड को शुद्धिकरण के लिए। अब उसके बाद जो है यहाँ से शुद्ध हुआ ब्लड फेफड़ा से इसमें आता है, समझ गए, इसमें आता है। अब इसमें ब्लड रहता है, समझ गए ना, आर्टेरियल में। अब उसके बाद जो है ब्लड इसके कपाट के द्वारा इसमें ब्लड आता है, समझ गए ना, लेफ्ट वेंट्रिकुलर में। अब यहाँ से ब्लड जो है निकलता है, शरीर की ओर पंप होता है, तो आर्टोरा में ब्लड पंप किया जाता है वेंट्रिकुलर के द्वारा। तो इसमें जो है असफल हो जाएगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर हृदय का आर्टोरा में ब्लड सप्लाई, ब्लड पंप करने में असमर्थ हो जाएगा, जिससे शरीर को जो है रक्त नहीं मिल पाएगा, जिससे जो है शरीर में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से जो है असफल हो जाएगा हृदय ब्लड को पंप करने में। तो वही जो है आपका हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलुअर, समझ गए। चलिए, कारण क्या होता है, कारण देख लीजिए। कारण होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज होना, समझ गए ना। चूँकि यहाँ पे आर्टरी इसलिए दिया है ना कि यहाँ पे आपको यह अब शरीर की तरफ ब्लड को पंप कर रहा है, तो आर्टरी में ही ब्लड जो है शरीर में जाता है, शुद्ध ब्लड, समझ गए ना। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD, समझ गए ना। उसके बाद हृदय की पेशियों में विकार होना, कार्डियोमायोपैथी, मतलब हृदय के पेशी में अगर विकार होगा, प्रॉब्लम होगा, तो वह जो है कहाँ से, उस हृदय को क्षमता ही नहीं, कमजोरी टाइप से हो जाएगा, तो वो कहाँ से ब्लड को जो है आगे पंप कर पाएगा। रक्तचाप बढ़ना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाने के कारण भी कंडीशन आता है। रक्त वाहिनियों की भित्ति में लवण एवं वसा का जमाव होना, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। जो रक्त वाहिनी होता है ना, ब्लड वेसल्स, उसमें जो है क्या होगा कि उसके भित्ति में लवण का या वसा का जमाव हो जाएगा अंदर में, उस वाहिनी में जिससे होकर रक्त बहता है, उसमें लवण वसा का जमाव हो जाएगा, जैसे जिसको हम लोग आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो ये जो है आपका प्रॉब्लम होता है कि ब्लड शरीर की ओर ना जा पाता है, समझ गए। नेक्स्ट है धमनियों का दीवार कठोर हो जाना, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, समझ गए ना। जो धमनी है उसका दीवार कठोर हो जाएगा, जिसे हम लोग आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, समझ गए। मायोकार्डियल इन्फारक्शन, मायोकार्डियल इन्फारक्शन भी, MI भी इसका कारण होता है। और MI आपको पता है कि MI क्या होता है। उसके बाद है एनीमिया है, रक्ताल्पता है। उसके बाद आपका स्ट्रोक है, आघात है। तो इस सब में जो है शरीर को ब्लड नहीं मिल पाता है, तो यही जो है आपका होता है क्या चीज़, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलुअर, समझ गए। चलिए, लक्षण क्या होता है देख लीजिए। किसी को अगर शरीर में ब्लड नहीं मिलेगा तो क्या क्या लक्षण होगा, तो यहाँ पे उच्च रक्तचाप भी होता है, कारण भी, लक्षण भी। पाल्पिटेशन, हृदय गति बढ़ने लगेगा, पाल्पिटेशन होगा, स्पंदन बढ़ने लगेगा, सांस लेने में परेशानी, डिस्पेनिया हो जाएगा, शरीर में नीलिमा मतलब साइनोसिस, ऑक्सीजन की कमी से, हल्का सिर दर्द होना, सीने में दर्द होना, चेस्ट पेन होना, ठीक है ना, और अत्यधिक पसीना आना, डायोफोरोसिस, नाड़ी दर्द तेज होना, टेकिकार्डिया, रात्रि के समय अत्यधिक मूत्र त्याग, नॉक्टीरिया। तो ये सब जो है व्यक्ति में लक्षण दिखाई देता है जब उसमें वेंट्रिकुलर फेलुअर होता है, यानी शरीर को जब ब्लड नहीं मिल पाता है आवश्यक रूप से, समझ गए। चलिए, निदान क्या है, यहाँ पे इसका निदान देख लीजिए। निदान है हिस्ट्री कलेक्शन, इतिवृत्ति लेना, लक्षणों की उपस्थिति की जांच की जाती है, समझ गए चीज़ को। चलिए, रक्त का जांच किया जाता है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, समझ गए। और उसके बाद ECG किया जाता है, समझ गए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। उसके बाद है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ECG किया जाता है, इकोकार्डियोग्राफी, समझ गए ना, इकोकार्डियोग्राफी होता है, समझ गए ना। तो ये चीज़ें है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, ये होता है इको टेस्ट होता है, समझ गए ना, ये होता है इको और ये होता है ECG। उसके बाद है कोरोनरी एंजियोग्राफी, यहाँ पे किया जाता है, जो कोरोनरी होता है उसका एंजियोग्राफी किया जाता है। तो ये सब कुल निदान है, यहाँ पे देख लिए। चलिए, अब यहाँ पे ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। ट्रीटमेंट इसमें क्या क्या होता है देख लीजिए। शरीर में एडिमा नियंत्रित करने के लिए डायोलेक्टिक दिए जाते हैं, जैसे फ्रुसेमाइड, टोर्सेमाइड, मैनिटोल। अगर किसी व्यक्ति को हृदय फेल होने से शरीर में अगर उसका जल का मात्रा अनियंत्रित है, पैर में एडिमा है, ऊपर में देखें ना कि पैर में एडिमा हो जाता है, तो उस कंडीशन में व्यक्ति को डायूरेटिक दिया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा शरीर का जो अनियंत्रित तरल है उसको बाहर निकाला जाए, जैसे फ्रुसेमाइड, टोर्सेमाइड, मैनिटोल, मूत्र की मात्रा को वृद्धि करने के लिए।
रोगी को नम ऑक्सीजन दिया जाता है, चूँकि इस कंडीशन में व्यक्ति को ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होता है, समझ गए ना। रोगी को औषधि डाइक्सोसिन दी जाती है, जिससे हृदय मांसपेशी की कंट्रैक्शन क्षमता बढ़ जाती है एवं हार्ट फेलुअर समाप्त हो जाता है। हार्ट फेलुअर में डाइक्सोसिन जो है दिया जाता है व्यक्ति को कि उसका जो हृदय का मांसपेशी जो सिकुड़ा हुआ है ना, उसका जो क्षमता है बढ़ जाए और हार्ट फेलुअर समाप्त हो जाए, समझ गए। रोगी को वैसोडिलेटर दवाई दी जाती है, समझ गए ना, रक्त वाहिका को खोलने के लिए, जिससे ब्लड आसानी से जो है आगे जा पाए। इसके लिए वैसोडिलेटर दवाइयाँ देते हैं, जैसे नाइट्रेट्स, हाइड्रालिजाइन, एसीए इन्वेटर, समझ गए। ये याद रखिएगा वैसोडिलेटर दवाइयाँ का, हाइड्रालिजाइन, समझ गए ना, हाइड्रालियाजाइन और नाइट्रेट्स, ये दोनों याद रखिएगा। पाँचवा में यहाँ पे आप लोग देखिए कार्डियक अस्थमा के लिए एमिनोफाइनिल देते हैं, ठीक है ना। अगर किसी को कार्डियक अस्थमा है तो उसके लिए एमिनोफाइलिन एवं थियोफाइलिन का उपयोग किया जाता है, समझ गए। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखिएगा, रोगी को आहार में लो सोडियम डाइट एवं लेस फ्लूइड इंटेक दी जाती है। रोगी को आहार में कम सोडियम वाला भोजन और तरल पदार्थ कम जो है दिया जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, ये इसका जो है उपचार है, समझ गए। अब इसमें जो है चलिए हम लोग देखते हैं नर्सिंग प्रबंध में। मैं बार बार बताता हूँ, नर्सिंग प्रबंध में आपको बीमारी से रिलेटेड 5 पॉइंट ऐसे ढूंढना है जो मेन पॉइंट हो, जिसमें मेजर प्रॉब्लम हो उस बीमारी में, उस पॉइंट को ढूंढना है और उसी को देखभाल करना है एज ए नर्स। उसमें 4-4, 5-5 पॉइंट लिखते जाना है। जैसे नर्सिंग प्रबंध यहाँ पे किसी हार्ट फेलुअर वाले पेशेंट के लिए या हार्ट फेलुअर या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम वाले के लिए, ये जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 4-5 पॉइंट यह महत्वपूर्ण है। जैसे किसी का हार्ट फेलुअर होगा तो चेस्ट में तो दर्द होगा ही होगा, आम सी बातें हैं। तो तीव्र दर्द, अब ये दर्द का आप लोग मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कैसे दर्द को दूर करेंगे, तो इसके अंदर में 2-4 लाइनें लिखना पड़ेगा, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हार्ट का प्रॉब्लम है तो ऑक्सीजन का कम होगा ही होगा, तो ऑक्सीजन में कमी के लिए कैसे देखभाल करेंगे, तो इसमें लिखना होगा 2-4 लाइन। कार्डियक आउटपुट कम होना, किसी को हार्ट में प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे हार्ट फेलुअर है तो हार्ट का जो आउटपुट है वो कम जाएगा ही जाएगा, तो इसके लिए देखभाल कैसे करेंगे, समझ गए। उसके बाद है सूजन को हटाना। अब शरीर में एडिमा होता है, ब्लड सप्लाई नहीं होने से एडिमा होगा ही होगा, तो एडिमा होगा तो एडिमा को कैसे कम किया जाएगा सूजन को, इसके लिए आपको देखभाल करना पड़ेगा, ठीक है। पांचवा यहाँ पे देखिएगा रोगी को व्यतीत होना। रोगी इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है, तो इस कंडीशन में रोगी को कैसे आप जो है सहारा देंगे, दिलासा देंगे, तो इसके लिए जो है इसमें लिखते हैं 2-4 लाइनें, ठीक है। उसके बाद है जटिलता का और सारा संभावना होता है, तो उसको जो है कैसे कैसे आप जो है बचाएंगे, तो इन सब चीज़ों को कुल 6 पॉइंट में लिखा गया है। अब 6 पॉइंट में 3-3, 4-4 लाइन भी अगर लिखेंगे इसके बचाव के लिए, देखभाल के लिए, तो जो है आपको 18 से 20 लाइन यानी 1.5 से 2 पेज में चला जाएगा, समझ गए। तो ये जो है नर्सिंग प्रबंध ऐसे ही लिखना चाहिए, समझ गए। चलिए बाकी यहाँ पे हम लोग दूसरा प्रश्न लेकर आए हैं कैटरेक्ट के बारे में, मोतियाबिंद के बारे में। मोतियाबिंद क्या होता है, कैटरेक्ट में जो है क्या क्या होता है, क्या इसका ज़रूरी इलाजें हैं, चलिए जो है हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। चलिए मोतियाबिंद के बारे में, कैटरेक्ट के बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेत्र लेंस अथवा इसके कैप्सूल या दोनों के आंशिक अथवा पूर्ण अपारदर्शी होना मोतियाबिंद कहलाता है, जिससे दृष्टि बाधित हो जाती है। यह अंधेपन का प्रमुख कारण है, ठीक है। देखिए नेत्र लेंस जो होता है ना, लेंस के द्वारा ही हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं, समझ गए ना। तथा इसके जो आवरण जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल मतलब क्या कि इस नेत्र लेंस का जो आवरण होता है, या तो नेत्र लेंस या इसका कैप्सूल या फिर दोनों जो है आंशिक या पूर्ण रूप से ओपेसिटी मतलब अपारदर्शी हो जाता है। तो इस कारण में जब कोई चीज़ आपको अपारदर्शी हो जाएगा तो दिखाई नहीं देगा। जैसे आपके सामने पर्दा लगा दिया जाए तो आपके उस पार वाला चीज़ अपारदर्शी हो जाएगा, यानी ना दिख पाएगा। तो यही जो है आपका लेंस में या फिर नेत्र लेंस के जो कैप्सूल होता है उसमें आंशिक या पूर्णतः अपारदर्शी होना ही मोतियाबिंद कहलाता है, समझ गए। जिससे दृष्टि बाधित हो जाती है, अपारदर्शी हो जाएगा तो बाधित हो ही जाएगा, तथा यह अंधेपन का प्रमुख कारण बनता है, समझ गए। तो यही जो है आपका होता है कैटरेक्ट, समझ गए। चलिए यहाँ देख लीजिए, कैटरेक्ट इज कैरेक्टराइज बाय ओपेसिटी ऑफ द लेंस और लेंस कैप्सूल ऑफ द आई, समझ गए ना चीज़ को। चलिए नेक्स्ट इसके प्रकार देख लीजिए। इसके जो है निम्न प्रकार है, अलग अलग प्रकार है। इसको जो है आप लोग देख लीजिए, इसमें सिर्फ आपको प्रकार जानना है। पहला है बढ़ती उम्र के कारण मोतियाबिंद, जिसको सेनाइल कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। बढ़ती उम्र के कारण अगर मोतियाबिंद हो रहा है तो सेनाइल कैटरेक्ट होता है, बढ़ती उम्र के कारण मोतियाबिंद। दूसरा है ट्रोमेटिक कैटरेक्ट होता है, जो चोट के कारण होता है, ट्रॉमा मीन्स चोट के कारण मोतियाबिंद। उसके बाद है सेकेंडरी और कॉम्प्लिकेटेड कॉन्ट्रैक्ट, संक्रमण या अन्य रोग के कारण मोतियाबिंद। किसी संक्रमण या फिर अन्य कारण से मोतियाबिंद हो सकता है, तो यह सेकेंडरी और कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट होता है, ओके।
कॉन्जेंटल मोतियाबिंद, कॉन्जेंटल कैटरेक्ट होता है, जन्मजात एक मोतियाबिंद होता है, समझ गए, जिसमें बच्चा का जो है आँख का लेंस और आँख का कैप्सूल दोनों अपारदर्शी ही रहता है और जन्म लेता है। टॉक्सिक कैटरेक्ट, दुष्प्रभाव मोतियाबिंद, किसी भी चीज़ का साइड इफेक्ट होने से जो है मोतियाबिंद हो सकता है। और छठा है इमेच्योर कैटरेक्ट, समझ गए ना, इमेच्योर मतलब अपरिपक्व जो है मोतियाबिंद, और एक है ब्राउन कैटरेक्ट। तो ये कुल 7 प्रकार यहाँ पे दिया गया है, आप लोग को ध्यान से इसको, और है ब्लू कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है कैप्सूलर कॉन्ट्रैक्ट। कुल 9 प्रकार के इसको ध्यान में रखना है, 2-4 बार इसको पढ़ लेंगे ना तो याद हो जाएगा। ब्लू कॉन्ट्रैक्ट, कैप्सूलर कॉन्ट्रैक्ट, ब्राउन कॉन्ट्रैक्ट, इमेच्योर कैटरेक्ट, टॉक्सिक कैटरेक्ट, कॉन्जेंटल कैटरेक्ट, सेकेंडरी कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट, ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट और सिनाइल कैटरेक्ट। ये सब याद रखना बहुत आसान है, बस 1-2 बार पढ़ने की जरूरत है, समझ गए। चलिए अब देखिए कारण क्या होता है, तो मोतियाबिंद के निम्न कारण होता है। बढ़ती उम्र के कारण मोतियाबिंद होता है। सेनाइल कैटरेक्ट, तो ये 50 वर्ष के बाद होता है इसका कारण। आंखों में चोट लगा है तो इसका एक कारण होगा। जन्मजात भी ये हो सकता है, समझ गए। आंखों में संक्रमण भी इसका एक कारण हो सकता है, समझ गए। जैसे रिकरेंट कंजक्टिवाइटिस, मतलब बार बार जो है आँख के कंजीवा में, समझ गए ना, आँख के जो कंजक्टिवा है उसमें बार बार संक्रमण हो रहा है, राइटिस हो रहा है, समझ गए, ग्लूकोमा हो रहा है, तो इस कंडीशन में जो है मोतियाबिंद होता है, समझ गए। मधुमेह भी इसका कारण बन सकता है। तो अच्छा पर्दा एटोपिक डर्माटाइटिस, समझ गए ना, एटोपिक डर्माटाइटिस। उसके बाद है आंखों का विकिरण से समर, अगर किसी रेडिएशन के संपर्क में आंख बार बार आ रहा है तो ये जो है आपको कैटरेक्ट का संभावना है, समझ गए। नेक्स्ट देखिएगा, कुछ दवाओं के लंबे समय तक लेने से उसका दुष्प्रभाव से, जैसे प्रेडिसोन, समझ गए ना। उसके बाद देखिएगा, धूप में सूर्य दिशा में कार्य करना, समझ गए ना, धूप में सूर्य की दिशा में अधिक कार्य करना। अगर सूर्य के सामने अधिक कार्य करेंगे धूप में तो फिर जो है कैटरेक्ट होने की संभावना है। तो कुल 9 प्रकार जो लोग याद कर लेंगे ना, वो जो है उनको इनका जो है कारण भी मिल जाएगा। क्योंकि कोई किसी को ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट होता है तो चोट लगने से होगा, किसी को अगर इन्फेक्शन वाला कैटरेक्ट होता है तो संक्रमण से होगा, कॉन्जेंटल कैटरेक्ट है तो जन्मजात होता है, अनुवांशिक भी हो सकता है। तो ये जो है आपका ये सब कारण बनता है, ठीक है। चलिए लक्षण क्या होता है, किसी को अगर कैटरेक्ट होता है तो उसमें क्या क्या लक्षण होता है देख लीजिए। दृष्टि धुंधली होना, ब्लूडेड विजन, मतलब जो विजन होगा वह ब्लूडेड होगा, विजन जो है धुंधला दिखाई देगा। आँख की पुतली सफ़ेद होना, जो आँख का पुतली है वह व्हाइट होने लगेगा, समझ गए। आँख का लेंस अपारदर्शी होना, ऑप्सिटी ऑफ आई लेंस, जो आई लेंस है वह क्या होगा, अपारदर्शी होने लगेगा, ठीक है। रात्रि के समय प्रकाश में आँखें चौंकना, रात में जब बॉल बारेंगे सामने तो उसके प्रकाश में आँख चौंकने लगेगा, समझ गए ना। ब्लाइटिंग ग्लेयर फ्रॉम लाइटिंग इन नाइट, ओके। आँख की पुतलियाँ विस्तारित होना, जो आँख का पुतली है उसमें विस्तारित हो जाएगा, डिलेटेड हो जाएगा, समझ गए। उसके बाद है अधिक देखने के प्रयास, ट्राई टू सी मोर, और व्यक्ति इसमें जो है अधिक देखने का प्रयास करता है, उससे आभास होने लगता है कि कहीं ना कहीं आँख में मेरा प्रॉब्लम हो रहा है और वह जो है ज़्यादा देखने का प्रयास करता है, ठीक है। तो ये जो है आपके इन सब जो है लक्षण दिखाई देता है किसी भी मोतियाबिंद को, समझ गए। चलिए निदान इसका क्या क्या होता है देख लीजिए। निदान इसका बहुत कम है। एक तो आई का परीक्षण किया जाता है, आई एग्जामिनेशन। उसके बाद होता है स्लाइट लैंप एग्जामिनेशन, समझ गए ना, साइट लैंप एग्जामिनेशन होता है, समझ गए ना, स्लाइट लैंप एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद है ऑप्थेल्मोस्कोपी किया जाता है, समझ गए ना, ऑप्थेल्मोस्कोपी आँख का परीक्षण जो होता है एक किया जाता है, या स्लाइट लैंप एग्जामिनेशन या फिर आई एग्जामिनेशन किया जाता है। 3 प्रकार के याद रखिएगा, कैटरेक्ट के लिए परीक्षण होता है, समझ गए। चलिए उपचार क्या है देख लीजिए। मोतियाबिंद के उपचार के लिए आई सर्जरी की जाती है, जिसमें आई लेंस को हटाकर नया लेंस प्रत्यारोपित किया जाता है। यह प्रकार 2 से सर्जरी होता है। देखिए मोतियाबिंद का जो है प्रभावी जो उपचार होता है, अगर किसी को पूर्ण रूप से मोतियाबिंद हो गया है तो उसको प्रभावी जो उपचार होता है वह उपचार होता है सर्जरी। मोतियाबिंद के सर्जरी के लिए जो है मोतियाबिंद के इलाज के लिए सर्जरी किया जाता है, जो 2 प्रकार से होता है। और इसमें जो क्या किया जाता है कि आई लेंस को हटाकर नया लेंस को लगा दिया जाता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 2 प्रकार से सर्जरी कौन कौन है। देख सकते हैं यहाँ पे, एक है आपका एक्स्ट्रा कैप्सुलर कॉन्ट्रैक्ट एक्सट्रैक्शन, समझ गए ना, ECE। मात्र 2 प्रकार से मोतियाबिंद का जो है होता है सर्जरी, ECCE, समझ गए ना। एक्स्ट्रा, E फॉर एक्स्ट्रा, C फॉर कैप्सुलर, C फॉर कैटरैक्ट और E फॉर एक्सट्रैक्शन, समझ गए ना। एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन, समझ रहे हैं ना। इसमें होता है कि इसमें एंटेरियर लेंस कैप्सूल को हटाया जाता है, इसके बाद नया लेंस प्रत्यारोपित किया जाता है। तो कोई पूछेगा ECCE क्या होता है, तो कहिएगा मोतियाबिंद का सर्जरी है जिसमें एक्स्ट्रा, समझ गए, कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन को क्या किया जाता है, इस सर्जरी में एंटेरियर लेंस कैप्सूल को हटाया जाता है, इसके बाद नया लेंस इसमें लगाया जाता है। तो ECC समझ गए, एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन, समझ गए। चलिए
दूसरा जो सर्जरी है देखिएगा यहाँ पे, इसमें संपूर्ण लेंस को हटाया जाता है, फिर नया लेंस क्या कहता है ट्रांसप्लांट किया जाता है। इंट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन, सिर्फ अंतर क्या है, वहाँ पे ई से शुरू हुआ था ECCE और यहाँ पे क्या है ICCE, सब समान है, ये एक्स्ट्रा है और ये इंट्रा है, यह एक्स्ट्रा है यह इंट्रा है, समझ गए, यह एक्स्ट्रा है यह इंट्रा है। इसमें कैप्सुलर को हटाया जाता है, जबकि इसमें जो है पूर्ण रूप से लेंस को हटाया जाता है और बाकी वही है कैप्सुलर कॉन्ट्रैक्ट एक्सट्रैक्शन, समझ गए। तो ICCE इंट्रा कैप्सुलर कॉन्ट्रैक्ट एक्सट्रैक्शन, इसमें संपूर्ण लेंस को हटाया जाता है, फिर नया लेंस को ट्रांसप्लांट किया जाता है, प्रत्यारोपित किया जाता है, समझ गए चीज़ को। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, मोतियाबिंद का उपचार OPD बेसिस पर ही किया जाता है। इस प्रक्रिया में 2 से 3 घंटे का समय लगता है। मतलब जो मोतियाबिंद कैटरैक्ट होता है, इसका उपचार OPD में जैसे कोई बाह्य रोगी आया, दिखाया और घर गया, उसी बेसिस पर इसका भी किया जाता है। इसमें 2-3 घंटे का लगता है समय, समझ गए ना। तो ये जो है आपका हो गया। लेंस ट्रांसप्लांट के कुछ दिनों बाद रोगी को डार्क आई ग्लासेज पहनने के लिए कहा जाता है। जो व्यक्ति को लेंस ट्रांसप्लांट हुआ रहता है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, उसको जो है डार्क आई ग्लास पहनने को कहा जाता है। देखते भी होइएगा, किसी का ये प्रॉब्लम होता है तो उसको डार्क आई ग्लासेस दिया जाता है। रोगी को ऑप्थेल्मिक एंटीबायोटिक आई ड्रॉप प्रोवाइड की जाती है, जिससे संक्रमण की रोकथाम किया जा सके, जैसे मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, समझ गए। रोगी को स्टेरॉइड आई ड्रॉप भी दिए जाते हैं, जैसे प्रेडनिसोन, समझ गए। तो ये जो है आपके दिए जाते हैं दवाई, और सर्जरी हो गया इसका उपचार, बात खत्म। अब इसका कुछ जटिलता होता है सर्जरी करने के बाद, देखिए कुछ जटिलता होता है व्यक्ति को, जो कि इस प्रकार से हो सकता है। पोस्टेरियर कैप्सूल ऑप्सिटी, अब इंटीरियर को सर्जरी हुआ है, इंटीरियर कैप्सूल को हटाया कर कोई दूसरा लगाया गया है, तो हो सकता है जो पीछे का है, जो पोस्टेरियर कैप्सूल है, उसमें ऑप्सिटी हो जाए। इंटीरियर हटा कर लगाया गया तो हो सकता है आगे वाला हटा के लगाया गया तो हो सकता है पीछे वाला में हो जाए। तो इसका एक जटिलता ये होता है। इंट्राओकुलर लेंस डिसलोकेशन, जो IOL है, जो लेंस लगाया गया है बाहर से, वह हो सकता है वह अपनी जगह से डिसलोकेशन हो सकता है, समझ गए। चलिए उसके बाद आँख में किसी भी प्रकार के सूजन, लालिमा, पर्दा हो सकता है। लाइट सेंसिटिव, लाइट से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगेगा। फोटोप्सिया, प्री रिसीव्ड फ्लैशेज ऑफ लाइट, मतलब जो है आंख पर किसी भी प्रकार के फ्लैश लगने लगेगा आपको। मैकुलर एडिमा, समझ गए ना। मैकुलर एडिमा का मतलब होता है स्वेलिंग ऑफ द सेंट्रल रेटिना, रेटिना में स्वेलिंग हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे पोटोसिस, मतलब ड्रॉपी आईलिड हो जाएगा। उसके बाद ऑकुलर हाइपरटेंशन, समझ गए ना, मतलब अत्यधिक आई पर प्रेशर पड़ेगा। तो ये सब जो है व्यक्ति में जटिलता होने लगता है, चीज़ को समझ गए। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन है टॉन्सिलाइटिस। तो आप लोग को नाम से स्पष्ट है कि जो मुख में, जो मुख गुहा में, समझ गए, जो टॉन्सिल है, उसी टॉन्सिल में पर्दा होना, सूजन होना ही टॉन्सिलाइटिस कहलाता है। मुख गुहा के पिछले भाग, ओरोफेरिंक्स, जहाँ पे ओरल मतलब मुख भी हो और फेरिंक्स भी हो, दोनों जहाँ पे ज्वाइंट होता है वहाँ पे एक टॉन्सिल होता है, समझ गए। तो उस टॉन्सिल में अगर संक्रमण हो रहा है, पर्दा हो रहा है, तो वह टॉन्सिलाइटिस कहलाता है, समझ गए ना। टॉन्सिल आप लोग जानते हैं ना कि जहाँ पे भोजन निगलते हैं वहाँ जो है आप आ करके कस के दिखिएगा तो वहाँ से दिख जाएगा, छोटी छोटी जो है 2 दिखेगा आपको, दोनों गले के साइड में अंदर से, समझ गए ना। ओरोफेरिंक्स के वो जगह पर होता है, समझ गए। चलिए इसका कारण क्या हो सकता है, तो देख लीजिए। हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकॉकी हो सकता है जिसके द्वारा संक्रमण हो। स्टेफाइलोकॉकी हो सकता है इसका कारण। न्यूमोनिकोकॉकी हो सकता है। इन्फ्लुएंजा हो सकता है। ऊपरी श्वसन तंत्र संक्रमण हो सकता है। प्रदूषित वायु और भोजन भी इसका कारण हो सकता है। तो ये सब जो है कारण होता है। निम्न याद रखिए, हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकॉकी, स्टेफाइलोकॉकी, ओके, न्यूमोनिकोकॉकी, इन्फ्लुएंजा, ऊपरी श्वसन तंत्र और प्रदूषित वायु और भोजन, ये सब जो है कारण होता है, समझ गए ना। हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकॉकी, स्टेफाइलोकॉकी, न्यूमोनिकोकॉकी, इन्फ्लुएंजा। कॉकी वाला याद रखिएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि टॉन्सिल में कॉकी वाला बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता है, समझ गए। चलिए लक्षण क्या होता है देख लीजिए। गले में खराश रहेगा, निगलने में दर्द होगा, बुखार होगा, बदन दर्द होगा, जीभ पर सफ़ेद शराब आना। जीभ पर, चूँकि जीभ के लास्ट वाला छोर पर ही दोनों साइड से टॉन्सिल होता है, तो जीभ पर जो है सफ़ेद शराब आना, समझ गए। सर्दी लगना, वह कंपकपी आना, ठीक है। गले की लसिका, जो आपका ग्रंथियाँ हैं उसमें सूजन, लिम्फ ग्लैंड में सूजन हो जाएगा। तो ये सब जो है आपके कुछ जो है आपका लक्षण है। गले में खराश, निगलने में दर्द, बुखार, बदन दर्द, जीभ का सफ़ेद शराब आना, सर्दी लगना, कंपकपी, गले का लसिका ग्रंथियों को सूजना, ये सब जो है आपके हो सकते हैं, समझ गए। चलिए
उपचार क्या है देख लीजिए। उपचार में संक्रमण है तो इसमें एंटीबायोटिक जैसे सेफेक्टोजिम, एरिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एमिकासिन, ये सब जो है एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। दो नाम याद रखिए, सिप्रोफ्लॉक्सासिन या एमिकासिन या एरिथ्रोमाइसिन, ये तीनों बहुत प्रचलित एंटीबायोटिक है, समझ गए। चलिए दूसरा देखिएगा कि रोगी को एंटीपायरेटिक दिए जाते हैं। आप लोग को पता है कि एंटीपायरेटिक क्यों दिए जाते हैं, तो यह क्या करता है जैसे इबुप्रोफेन, समझ गए ना, और एसिटामिनोफेन या एंटीपायरेटिक दवाइयाँ हैं। ओके चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, गंभीर स्थिति में अगर टॉन्सिल नहीं जा रहा है तो सर्जरी द्वारा टॉन्सिल को काट कर हटा दिया जाता है, जिसे टॉन्सिलेक्टोमी कहते हैं। और आप सभी से पूछेगा कि टॉन्सिलेक्टोमी में सर्जरी से पहले सर्जरी के बाद देखभाल बताइए, तो ये मैं बहुत बार करा चुका हूँ, इसको आपको खुद से करना है, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। 3 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे आज कर लिए हैं, आप लोग इसको अच्छे से 1-2 बार पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। ओके देखिए किसी भी चीज़ को जितना आसानी से समझिएगा उतना ही आसानी से समझ में आएगा, वरना अगर उसको ज़्यादा आप जटिल में ले लेंगे कि नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो फिर नहीं होगा। किसी भी क्वेश्चन को 1-2 बार 3 बार समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप ये कहेंगे कि वीडियो 40 मिनट का है, बड़ा है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अगर आप दिन में 3-4 प्रश्न याद करने में अगर आप समय नहीं दे रहे हैं तो फिर दिक्कत है, समझ गए। मेहनत तो करना पड़ेगा अच्छे मार्क्स के लिए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।